Hello, good afternoon, Rishabh. Can you hear me? यस सर। बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं क्लास ये? सर एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी सर। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे क्लास? सर कर रहे हैं अभी। सर अभी दो ही दो हुआ है। आ जाएंगे सर। एक बार बच्चों को रिमाइंडर डाल दो। यस स्टूडेंट्स, रिमाइंडर डालो उनको। जी सर, बोल दे रहे हैं। हाँ, ओके। नाउ एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके थे ये सेटअप एंड हार्वेस्टिंग मैक्सिमम एनर्जी। उसके लिए हम कैसे अपने कंट्रोल मैकेनिज्म्स में यूइंग मैकेनिज्म एंड योर आपका स्टिल मैकेनिज्म जो है उसको कंबाइन करके हम एफिशिएंटली जो है इसको हार्नेस कर सकते हैं एनर्जी को। ठीक है, फिर विंड से हम कैसे इसको और एफिशिएंट बना सकते हैं, मतलब दिन में जो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज करके पूरा अपना अपलिफ्ट करेंगे वाटर, एंड देन from that potential energy of water we can convert back this potential energy to the electric energy जब हमारे पास विंड टर्बाइंस चल नहीं रही हैं। ठीक है। नाउ एडवांटेजेस की बात करें, आज हम बात डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस विंड पावर
generation system, that is very low carbon dioxide emission, efficiently zero once constructed, ठीक है। दूसरा आपका नो एयर और वाटर पोल्यूशन, एयर और वाटर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता इससे। नो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फ्रॉम माइनिंग और ड्रिलिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोयला वगैरह नहीं है तो माइनिंग वगैरह कुछ के रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। सिमिलरली completely sustainable unlike your fossil fuels, fossil fuels जो है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं कह सकते उनके, ठीक है, बिकॉज उनका जो है क्वांटिटी डे बाय डे डिक्रीज ही हो रही है एज द प्रोडक्शन जो हम उनको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कंजप्शन करते जा रहे हैं। सो देयर जो कंजप्शन है इज अल्टीमेटली डिप्लीटिंग दैट रिसोर्सेज। सो हम कह सकते हैं कि जो आपका फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स नहीं है। दूसरा, विंड नेवर गो आउट, विंड कभी खत्म नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आपका सन अवेलेबल रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस देर रहेगी। सो यहाँ कोई इशू नहीं आएगा इस तरह का। दूसरा, टर्बाइन वर्क्स ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर इट्स रिलायबल विंडी एंड unlike fossil fuels deposit that are concentrated only in certain areas, ठीक है। unlike fossil fueled powers, wind energy operating costs are predictably years in advance, ठीक है। freedom from energy prices and the political volatility of the oil and gas supplies from other countries, ठीक। new jobs in construction operation and manufacturing of turbines में एरियाज में, इन एरियाज में जो आपकी क्या है, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। तो नो सर। तो बताया नहीं आपने। ये आप दिख रहा है? Yes, sir. ओके। तो न्यू जॉब्स कंस्ट्रक्शन में, ऑपरेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, टर्बाइंस की में जो एक नई जो ये भी प्रोडक्शन हम करेंगे तो ये वाली अपॉर्चुनिटीज क्या आएगी, निकल के आएंगी। जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शंस के लिए हमें जॉब चाहिए, ऑपरेशंस में जब उसको ऑपरेट करने के लिए जॉब चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में हमें जॉब चाहिए, ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ जॉब्स जो हैं आएंगी जब आपकी विंड एनर्जी सिस्टम्स इम्प्लीमेंट होंगे। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, यानी कि इसका दूसरा पहलू क्या है, दैट इज डिसएडवांटेजेस, तो हाई अप फ्रंट कॉस्ट, जो कॉस्ट है इसके सेटअप करने की, इट्स वेरी हाई, सेटअप कॉस्ट वेरी वेरी हाई। एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैलेंसिंग वेरिएबल विंड पावर्स विद अदर फॉर्म्स ऑफ पावर के साथ कैसे इसको मर्ज करें, इसका यूटिलाइजेशन करें, दैट इज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। सो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैलेंसिंग है फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ पावर, ठीक है। दूसरा, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ अपग्रेडिंग द जो पावर ग्रिड्स हैं और ट्रांसमिशन केबल्स हैं थ्रू होल सिस्टम अदर ऑफन बेनिफिट्स, कि जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी उसको अपग्रेड करने में ग्रिड्स को अकॉर्डिंग टू द विंड पावर, आपकी जो विंड पावर फील्ड्स हैं वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू योर ट्रांसमिशन लाइंस। तो उसके लिए अपग्रेडिंग कॉस्ट जो है वो भी एक इसका डिसएडवांटेज फैक्टर है, बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है सेटअप्स लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप्स लगेंगे, इलेक्ट्रिकल सेटअप्स लगेंगे। जैसे हमने लास्ट में देखा था, एक मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, दिखाता हूँ। ये वाला, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा ये सेटअप लगा हुआ है, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल पा रही है। तो इसी तरह से अगर हम इस सिस्टम को अपग्रेड करके इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड में पावर सप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हमें लगाने पड़ेंगे उस पावर को ग्रिड में पहुंचाने के लिए। समझे बात को?
ओके, नेक्स्ट आता है डैमेज टू योर लोकल वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ, जब हम कहीं पे कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ के एरियाज को हमें साफ करना पड़ेगा। अगर हम कहीं फील्ड लगाते हैं, दिस विंड फील्ड्स लगाएंगे, तो वहाँ का जो जंगल है, जहाँ के पेड़ है, उसको हमें काटना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो सफर करेगी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सफर करेगी। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस फैक्टर है कि दिस विल इफेक्ट योर वाइल्ड लाइफ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ जो आपकी एरियल फील्ड्स हैं और विंड मिल फील्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी। लार्ज ओवरऑल लैंड टेक्स at least 95% of the wind farms land can be still be used for farming and offshore turbines can be built at sea। ये तो इसका एडवांटेजेस फैक्टर हो गया। ये इसमें डिसएडवांटेजेस में आ गया कि जो आप फील्ड लगाते हैं, तो यहाँ फील्ड्स आप लगा देंगे, ये आपके पोल्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे, लेकिन इसके बीच का जो एरिया है, ये आप फार्मिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी फार्मिंग एक्टिविटीज कर सकते हो। सो दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज, ये वाला पॉइंट आपका एडवांटेजेस है। ओके, can't supply 100% of country's power around the पूरा ईयर के पूरे अराउंड ईयर राउंड में पूरा के पूरा पूरे साल ये पावर सप्लाई नहीं दे सकता। द वे फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड बायोमास पावर कैन बी, जो कर सकते हैं, न्यूक्लियर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, बायोमास, ये कर सकते हैं। बट जो ये विंड मिल्स है, विंड पावर है, ये 100% कंट्री की जो पावर है, कंजप्शन है, उसको नहीं कर सकते। ओके, लॉस ऑफ जॉब्स ऑफ पीपल वर्किंग इन माइनिंग एंड ड्रिलिंग एरियाज। अब जब हमारा विंड मिल्स पे हम जाएंगे, सो हमारे जो कोल प्लांट्स हैं, अनऑयल प्लांट्स हैं, दे विल ग्रेजुअली शट डाउन। और जो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस, सिमिलरली माइनिंग ऑपरेशन इज टेकिंग प्लेस फॉर कोल, वो भी जो है डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, अगर हम इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर प्लांट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर इन इंडिया की बात करें तो ये 1986 में स्टार्ट हुआ। अगर हिस्ट्री से हम देखें तो फर्स्ट जो आपकी विंड फार्म एस्टैब्लिश हुआ एंड बीइंग सेटअप एट द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, रत्नागिरी में ये सेटअप हुआ था। फिर आपका गुजरात ओखा में एंड तमिलनाडु में हुआ विद 55 किलोवाट जो है विंड टर्बाइंस लगाई गई। इतनी इसकी कैपेसिटी थी पावर जनरेशन की। सो दीज डेमोन्स्ट्रेशंस प्रोजेक्ट्स वर सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एक मिनिस्ट्री है हमारी जो क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये वाली मिनिस्ट्री है, ये इस काम को फंड करती है, देखती है, एडमिनिस्टर करती है, रन करती है। ठीक है, दूसरा है आपका और 31 जुलाई 2016 द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ विंड पावर प्लांट्स इन इंडिया, वो लगभग 27,441 मेगावाट थी साउथ में, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एरियाज इंक्लूडिंग मेजर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये जितने भी एरियाज में यहाँ हो गया, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, इन टोटल की जो टोटल कुल मिला के जितनी पावर जनरेशन है वो अराउंड 27,000 मेगावाट है। सो यू कैन सी दैट हाउ मच पोटेंशियल द विंड एनर्जी हैज, अगर हम ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें ऑन द अर्थ। एंड दिस इज इटसेल्फ अ वेरी बिग नंबर कि आप 27,000 मेगावाट आप रिन्यूएबल सोर्स से बना रहे हो, जिसके लिए कोई भी ईंधन की आवश्यकता नहीं है, इट फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको जो है टर्बाइंस और जो ये है इनकी कॉस्ट आएगी, इनिशियल सेटअप कॉस्ट, बाकी इसके अलावा आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी, रनिंग कॉस्ट भी जीरो है। समझे बात को?
देन द विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया, ये 2016 का फिगर था। एज पर द ऑफिशियल एस्टिमेट्स, जिन्होंने कहा कि 2010 में कि हम अपना जो है इसको बढ़ाएंगे, 27,000 तो हमने अचीव किया, लेकिन हमारा पोटेंशियल इतना है, 49,130 मेगावाट तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द नेट पोटेंशियल। इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि हम इतना अचीव कर सकते हैं। दिस फिगर वी कैन अचीव बाय विंड एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी से। So India at this time is known as the world's fourth largest producer of wind power, having surpassed the Spain in 2015. And there are no wind power grid connected in east and north eastern areas of March 2015 के end तक. No offshore wind farms consuming traditional fixed bottom wind turbine technology in shallow sea areas or floating wind turbine technology in deep sea areas are under implementation. के जो आप देखो, एक तो ऑफशोर होता है, ऑफशोर मतलब मान लो ये हमारी कोस्ट लाइन है और यहाँ पे हमारा पानी है, समुद्र है, एंड दिस इज योर लैंड। इसको ही तो हम बोलते हैं शोर, सी शोर, के समुद्र का किनारा, दिस इज सी शोर। ओके, सो अब जब मैं इसका यहाँ से एक साइड व्यू लूंगा तो मुझे इस तरह से दिखेगा। ओके, और बेटर वे में दिखाते हैं इसको। सो दिस इज द पैटर्न। देखो ये आपका इधर पूरा लैंड है पीछे, ठीक है, ये सारा लैंड है, और ये जो वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये सी वाटर है। सो आप देखोगे कि यहाँ से जो है ये आपकी जो है सैंड है, ये दिस इज योर सैंड। तो यहाँ से देखो सी से ग्रेजुअली जो है डेप्थ बढ़ती जा रही है आपकी सी की। सो ये जो है दिस इज योर शैलो वाटर एंड दिस इज योर डीप वाटर। सो इनके लिए जो हम जो यहाँ पे पोल्स खड़े कर रहे हैं या जो हम व्हील्स लगा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों को अलग अलग कैटेगराइज किया है और इनके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं ऑन शोर, शोर के ऊपर, यानी कि आपके जो लैंड है, समुद्र का किनारा है, वहां पे हमने लगाया, दैट इज ऑन शोर। ऑफ शोर में हमारे पास ये दो तरह की आती हैं, एक तो जो है डीप वाटर और एक है शैलो वाटर, ठीक है, डीप वाटर एंड शैलो वाटर। तो वही बता रहा है, ऑन शोर नो शोर wind forms traditionally fixed bottom wind turbine technology in shallow waters and floating wind turbine technology in deep areas under implementation। कि हम कैसे ये जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको अचीव कर पाए। फिर MHR जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो कहती है, ये कहती है कि हमारा टारगेट हो कि हम 60,000 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन करें with the help of solar by year 2022, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी भी कहता है, ये भी डेवलप किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई in year 1998 as an autonomous research and development institution by Ministry. It is a knowledge based institution, और जो मैंने इसकी बात कर रहे थे हम, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के क्या है, ये है, इट इज अ नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी एंड डेडिकेशन, offers services and seeks to find complete solutions for kinds of difficulties and improvement in the entire spectrum of wind energy sector by carrying out further research. As measured by NIEW,
there are 54 locations near shore, wind based beside coasts. Okay, जहां पे हम इस तरह की सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं. Introductory studies by NIWE and Indian National Center for Ocean Information Services, Hyderabad, endorse the potential sideways, that is Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra, जहाँ पे हम फर्दर और एक्सपेंड कर सकते हैं. तमिलनाडु Renewable Energy Development Academy has developed an integrated solar and wind energy as an example of grid system. ठीक है. सो कुछ फर्दर हम देखें विंड पैटर्न्स का, कि विंड का पैटर्न कैसे है. सो आप देखोगे कि समर में विंड्स कैसे फ्लो कर रही हैं. दे आर फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थवर्ड्स एंड यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. और सिमिलरली विंटर में ये विंड्स रिवर्स हो जाती हैं. सो समर में जब ये विंड्स सी टू द लैंड जा रही हैं, दे आर टेकिंग मॉइस्चर विद देम. इसी की वजह से आपके मानसून विंड्स भी इसको कहते हैं. एंड दे टेक वाटर वेपर्स विद देम एंड रेनफॉल हैपेंस इन द लैंड एरियाज. यहाँ पे देखो ये विंड्स वापस इधर से आ रही हैं, सो दे आर ड्राई विंड्स. ओके, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ विंड्स फ्लोइंग अक्रॉस द इंडिया ड्यूरिंग टू मेन सीजन्स, समर एंड विंटर. ओके, अगर ग्राफिकली हम देखें द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ योर विंड पावर प्लांट्स और विंड पावर सिस्टम्स, सो ये आप ग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे 2002 में हमारे पास कितनी कैपेसिटी थी इन मेगावाट्स, 1666, 1666, एंड नाउ दिस installed capacity has increased almost exponentially. You can see the graph, a J graph is there. This is your J curve. Slowly and gradually the installed capacity has reached very high levels, and further data is not included here. It has now reached to around 49,000. okay, 49,000 megawatt capacity तक हम अब अचीव कर चुके हैं इसको, and we are targeting for 60,000 per megawatt. so इतना amount of energy अगर हम generate कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे और ज्यादा. सही है ना. सो हम पावर का अगर देखें कि कंट्रीब्यूशन किस किस से कहां से कितना है, सो विंड से, दिस इज द विंड पावर जनरेशन. रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज में हम बात कर रहे हैं, नॉट कंसर्न विद अदर सोर्सेज, दैट इज नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज. ट्रेडिशनल सोर्सेज से जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं उसका तो अलग सिस्टम है, बट नॉन ट्रेडिशनल से जो हम कर रहे हैं, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो हम कर रहे हैं. सबसे पहले विंड पावर, दैट इज 65%. देन your solar energy, that is 13%, that biomass 11%, and your small hydropower plants, इससे हम 11% पावर जनरेट कर रहे हैं. so you can see how much power we are generating from different sources. ठीक है. and the major portion is your wind energy itself. now अगर onshore की बात करें तो you can see they are located on the coast of sea. so onshore wind refers to turbine located on the land, and the power generation capacity is around 49,000. okay, at higher heights, hub heights, ये height जो है आपकी hub height ज्यादा है, and the potential is 49,000 megawatt at 50 meters level. the height of the hub from the ground is around 50 meters.
Presumed at 80 meters hub height, the expected wind potential using the same land availability will be around 1,27,88 megawatt. So ऑलमोस्ट डबल है. अगर हम 30 मीटर्स और हब हाइट बढ़ा देते हैं, then potential of exploration of this energy will increase twofolds. समझ पाए बात को? कि हम हाइट बढ़ाने से देखो विंड स्पीड बढ़ जाती है ऊपर. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज ऑल्सो इंक्रीजेस. सो हमारे पास जो कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज इतनी हाइट पे अब जो हमारे पावर ये जो ब्लेड्स हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया के साथ ज़्यादा वेलोसिटी के स्ट्राइक करेंगे. यस और नो? समझे बात को? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. ओके. So this map is showing the areas, ठीक है, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल है और कितना कितना पोटेंशियल है वो एरियाज दिखाए गए हैं यहाँ पे. ठीक है. So this is the map issued by National Institute of Wind Energy showing the potentially high value areas for wind energy exploration. ठीक है. And this is the capacity installed in different parts of India. तमिलनाडु में कितना है, महाराष्ट्र में कितना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, all these areas. Now state wise scenario in India की अगर बात करें, okay, this is for your additional knowledge. पेपर में मुश्किल ही पूछेंगे यहाँ से. ओके. सो नेशनल विंड एनर्जी मिशन जो है वो टारगेट कर रहा है 60 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी बाय 2022 एंड यूटिलिटी स्केल्स ऑन शोर विंड इज 58,000 मेगावाट्स, ऑफशोर विंड्स जो है 1500 megawatt and distributed power is 500 megawatt. So need an additional 37 gigawatt in next 7 years. ऑफशोर की बात करें जो आपकी जमीन से अलग हटके है, दैट इज ऑफशोर, जो पानी के अंदर हमने विंड मिल कंस्ट्रक्ट की है. सो इसका जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो ज्यादा है, बिकॉज यू हैव टू प्लेस योर टावर्स जहाँ पे आपके जो लैंड है वो काफी पानी के नीचे है, सबमर्ज्ड है. ठीक है. तो वहां पे जो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, द स्ट्रक्चर कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई. ठीक है. सो इंडिया की कोस्ट लाइन अराउंड 7600 किलोमीटर का हमारे पास कोस्टल एरिया है, लाइन है, जहाँ पे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो जो होती है वो 200 किलोमीटर होती है आपकी सी सोर्स से. सो रफली वी हैव 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, गुड पोटेंशियल फॉर सी ऑफशोर विंड पावर डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. सो ऑफशोर विंड एनर्जी स्टीयरिंग कमेटी was constituted in 2012 to suggest policy framework and inter-agency coordination. ठीक है. दूसरा है national consultation to discuss draft policy and its provision with the investors, manufacturers, PSUs and related ministries and agencies from union and state government, organized by MNRE on 14th of August 2013. So Ministry of New and Renewable Energy has prepared and issued draft for National Offshore Wind Energy Policy. तो एक ड्राफ्ट उन्होंने प्रिपेयर किया है, हाउ ये चीजें कैसे होंगी, ऑफशोर पावर प्लांट्स आपके कैसे डेवलप होंगे. so, उसके लिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसी कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टेप था. सो मेन फीचर्स की बात करें हम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी सिंगल विंडो एजेंसी है और कोऑर्डिनेट करती है आपकी CERE से,
CERC and SERC for tariff settings and regulatory issues. EIA study of proposed offshore wind farms regarding the aquatic life, fisheries, avian life, your archaeological remains to be conducted by the developers. Okay. Oceanography studies to determine the construction costs for special foundations, special vessels for constructions, क्योंकि oceans में आपको construct करना is not easy. Seabed lease agreement कि आप अगर किसी private को दोगे construction के लिए तो what will be the agreement, कैसे उसको हम करेंगे. Okay, so this is also a concern. Now physical and financial incentives हैं आपके, उसमें हम देखते हैं tentative sites identified in coastal states Gujarat, Tamil Nadu for possible offshore wind power projects. 100-meter level wind monitoring stations installed and commissioned at Dhanukhodi in Tamil Nadu by NIEW in September 2013 to explore and promote the development of wind energy farms in exclusive economic zones of the country. To promote indigenization in offshore wind sector, कि हम अपने आप से ही कुछ चीज़ ये सब चीज़ डेवलप करें. ये हमारी गवर्नमेंट का क्या है, एक ध्येय है. To create skilled manpower and employment in offshore wind energy sector. ठीक है. तो ये दिखाता है आपका कि इंडिया की स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ से कहाँ तक है. सो मैंने आपको बताया कि सी शोर से 200 किलोमीटर दूर तक हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है. यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं. इसके बाद योर इंटरनेशनल वाटर्स है, यहाँ पे किसी की कोई हुकूमत नहीं है. दीज आर इंटरनेशनल वाटर्स. यहाँ कोई भी कंट्री अपना जो है मूवमेंट कर सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे मूवमेंट करती है देन नेवी विल रिटेलिएट. ठीक है. सो ये पूरा हमारा है. और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार हमारे जो आइलैंड्स हैं, यहाँ से भी सिमिलरली दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंस्ट्रक्ट होती है. So it's 200 kilometers. योर वॉइस इज नॉट क्लियर. Hello sir. हाँ बोलिए. सर 200 किलोमीटर की रेंज होती है ना सर. हाँ 200 किलोमीटर्स फ्रॉम सी शोर, मतलब यहाँ से 200 किलोमीटर. ओके ओके सर. So these are the classified zones where there is a maximum potential of getting the maximum amount of wind energy. यहाँ से हम ले सकते हैं. now कंपैरिजन करें हम ऑनशोर और ऑफशोर का, तो इसमें आता है मॉडरेट स्पीड विंड टर्बाइंस एंड डैमेज टू ह्यूमन लाइफ होगा, एंड बैड विजुअल इम्पैक्ट भी होगा. लो इरोजन है, लो कैपिटल कॉस्ट है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इनकन्वीनियंट एंड एक्सेसिबिलिटी है. अगर कोई खराबी आ जाती है तो हमारा मेंटेनेंस इंजीनियर धीरे से आराम से ऊपर चढ़ के, लिफ्ट भी होती है उसके अंदर और सीढ़ियों से भी जा सकता है. सो ही कैन गो एंड रेक्टिफाई दैट इशू दैट विल नॉट बी कन्वीनियंट इन योर ऑफशोर सिस्टम्स. पहला. दूसरा, इसमें हाई स्पीड विंड टर्बाइंस हैं लगाते हैं जो. दूसरा, इसमें ह्यूमन लाइफ को कोई डैमेज नहीं है, क्योंकि आप यहाँ लैंड पे कुछ एक्टिविटी कर ही नहीं रहे. यू आर इन द वाटर्स, वहीं पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहीं पे आप सब चीज डेवलप कर रहे हैं. नेक्स्ट, जीरो विजिबल इम्पैक्ट. विजुअल इम्पैक्ट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारे जहाँ हम देख रहे हैं उस विजन में कोई हिंड्रेंस नहीं है. हाई इरोजन एंड हाई कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करना इज नॉट इजी टास्क. हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी में कन्वीनियंस नहीं है. ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके. सो कंक्लूजन आप यही है कि द एनर्जी डिमांड अक्रॉस वर्ल्ड इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज like India has led to the depletion of fossil fuels. Although power provides energy in enormous quantity but affects the environment,
hence to protect the environment from hazards. Other source includes wind energy is used. It has proved to compensate for energy very well. The future looks bright for wind energy because technology is becoming more advanced and windmills are becoming more effective. The wind energy is rapidly increasing with the passage of time. Government as well as the world is putting efforts to understand its importance and bringing best out of it. Government is implementing policies to harness it to compensate the hike in energy demands. Okay, so this is all about your wind power. ठीक है, wind power plants. आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे आप पूछिए. If you have any doubt, just ask me. Okay. Now attend to your roll call. प्रेजेंट सर. अभी तो मैंने बोला भी नहीं नाम. टाइम होने वाला है सर. हैं? 1 मिनट रह गया सर. रोल सर नंबर 1 मिनट रह गया बस. अरे 1 मिनट नहीं रह रहा, रुको अभी 4 मिनट है, आराम से रुको. अभिषेक. अभिषेक. प्रेजेंट सर. आकाश. प्रेजेंट सर. अंकित. सर आवाज नहीं आ रही. अरे आ तो रही आवाज यार, क्लियर आवाज आ रही है. सर अंकित. आकाश प्रेजेंट. हाँ प्रेजेंट है. आकाश हो गया, अंकित हो गया. अंकित. अंकित. आशीष. आशीष. चंदन. यस सर. चिराग सैनी. दीपक गुप्ता. दीपक चौहान. गौरव कुमार. गौरव कुमार. हिमांशु. यस सर. रोल नंबर 18 हिमांशु. यस सर. हृदेश. प्रेजेंट सर. जैनीश कुमार. यस सर. प्रेजेंट 18 रोल नंबर. हाँ हाँ हो गया. जैनीश कुमार. जैनीश. जितेंद्र राणा. जितेंद्र राणा. कार्तिक. कौशल कुमार. यस सर. नंदिनी. प्रेजेंट सर. पवन सिंह. पवन सिंह. प्रिंस सोहरा. राहुल रोल नंबर 32. यस सर. राहुल चौधरी. राहुल चौधरी. राहुल सिंह. राहुल सिंह 34. Present, sir. राखी. रौनक. यस सर. यस सर. रामदत्त. 38 प्रेजेंट. शेखर. ऋषभ. 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 Okay, thank you very much. सर मेरी लगा दी सर अटेंडेंस 41. शेखर लगा दी आपकी. थैंक यू सर. वो कॉल आ गया था सर उस टाइम पे. ओके सर.